हाँ जी, जय श्री कृष्ण। अब मुझे आप अंतिम शब्द बताइए, क्या पढ़ रहे थे अपन? उपसर्ग पढ़ रहे थे। अच्छा, दोहराएं एक बार कि उपसर्ग की आवश्यकता किसके लिए है? यौगिक शब्दों में। किसके लिए? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? हिंदी भाषा में यौगिक शब्द कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। संधि मूलक यौगिक शब्द, समास मूलक यौगिक शब्द, उपसर्ग मूलक यौगिक शब्द और प्रत्यय मूलक यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हिंदी भाषा में कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? 4 प्रकार से। संधि मूलक, समास मूलक, उपसर्ग मूलक और प्रत्यय मूलक। सबसे पहले हमने संधि ले ली थी, बीच में हमने क्या छोड़ा? समास। क्यों छोड़ा? क्योंकि सामासिक पद ऐसे भी होंगे जो उपसर्ग से बने होंगे, इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया? उपसर्ग। और उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया था कि उपसर्ग शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, उप धन सर्ग। उप का अर्थ है पास, छोटा सा है, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि या निर्माण। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की सृष्टि करता है तो वो क्या है? उपसर्ग लगने पर कितनी बातें हो सकती हैं? कितनी बातें हो सकती हैं? कौन सी 3 बातें? बिल्कुल सही बता रहे हैं। उपसर्ग के साथ नया शब्द बन सकता है, विलोम शब्द हो सकता है, शब्द की विशेषता। जबकि प्रत्यय लगेंगे तो एक ही अर्थ होगा। अच्छा, एक ही अर्थ होगा या उस शब्द से संबंधित अर्थ होगा? अच्छा, उसके बाद में हमने बात की उपसर्ग और प्रत्यय का एक मूलभूत अंतर यह भी है कि उपसर्गों का अर्थ होता है और प्रत्ययों का अर्थ नहीं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप प्रत्यय भी हमने देखे थे जिनके अर्थ होते हैं, जैसे दे देने वाला, जय जन्म लेने वाला, ये जानने या मानने वाला होते हैं। फिर अब देख उपसर्गों के लिए प्रकार। उपसर्गों के लिए और उपसर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उपसर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के? देखो दोस्तों, पहले उपसर्ग 4 प्रकार के पढ़े जाते थे, लेकिन हम चलते हैं BSER अजमेर, NCERT दिल्ली और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, और अब वो उपसर्गों के प्रकार कितने हो जाते हैं? 3। जो पहला प्रकार है वो संस्कृत के उपसर्ग है, दूसरा प्रकार हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा संस्कृत के उपसर्गों को 2 भागों में बांट दिया गया है, संस्कृत के मूल उपसर्ग और संस्कृत के। और सबसे पहले हम बात करते हैं मूल उपसर्गों की। कौन से उपसर्गों की बात कर रहे थे? और मूल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। हमने प्रय देखा। प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक, परा बुरा या हीन, बुरा विपरीत, प्रय परा अब बुरा या हीन, सम अच्छी तरह पूर्ण, अनु पीछे समान, अव बुरा या हीन, उसके बाद में नी। और नी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या बड़ा, बिना विशेष बड़ा। उसके बाद में अगला उपसर्ग है सर निरुपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? निरुपसर्ग का अर्थ होता है बिना या बाहर, बिना और बाहर। और बिना और बाहर दोनों क्या है? अव्यय। बिना और बाहर दोनों क्या है? तो निरुपसर्ग हो और बिना और बाहर का अर्थ हो तो समास कौन सा? अव्ययीभाव समास। क्योंकि उपसर्ग के साथ बातें कितनी हो सकती हैं? निरुपसर्ग भी हो और बिना या बाहर का क्या हो? अर्थ भी हो, तो समास कौन सा होगा? और निरुपसर्ग जब जुड़ेगा या तो संयोग से जुड़ेगा, यहाँ संधि विसर्ग संधि भी साथ में चलेगी, रुत्व विसर्ग संधि। देखो जैसे शब्द है निर्विरोध, शब्द क्या है? निर्विरोध। अब बताइए सर, इसमें क्या रुत्व विसर्ग संधि होगी क्या? देखो उपसर्ग के साथ तो संयोग है, उपसर्ग के साथ तो क्या है? जैसे निर्धन विरोध, उपसर्ग के साथ तो संयोग है निर्धन विरोध। लेकिन सर यहाँ संधि पूछने पर क्या विसर्ग संधि होगी क्या? निर्धन विरोध, जहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग है, विसर्ग से पहले एक ही अतिरिक्त अन्य कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद में है घोष वर्ण। तो विसर्ग किस में बदलता है? रे में, हलंत रे में। अच्छा सर,
निर्विरोध में कितने उपसर्ग हैं? दो, निर और वी। मूल शब्द है रोध, मूल शब्द क्या है? रोध। जैसे निर्विकार, निर्विकार। अब बताओ निर्विकार में कितने उपसर्ग? दो। कौन कौन से? निर और वी, और दोनों किससे? संयोग से। लेकिन यहां संधि पूछे, उपसर्ग ना पूछे, क्या पूछे? तो एक जगह विसर्ग संधि भी है। नी है धन विकार, नी है धन विकार। अरे समझ तो रहे हो क्या? अच्छा, अगला देखो, निर्धन विकार से बनेगा तो संयोग हो जाएगा, संधि पूछने पर रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। विकार बनेगा कैसे? विधन कार। कार कौन सी धातु से बना हुआ? क्री धातु से बना हुआ शब्द है। जैसे अब बताओ निरोग में संधि, विसर्ग संधि। निरोग में संधि उपसर्ग पूछने पर निर, नीरव। अब बताओ विसर्ग संधि और निरुपसर्ग। उसके बाद में अगला उपसर्ग है निस, और निस उपसर्ग का भी यही अर्थ है, बिना या बाहर, बिना या। और ये भी या तो संधि होगी, और संधि होगी तो विसर्ग संधि होगी। उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि भी हो सकती है या संयोग भी हो सकता है। जैसे देखो निष्कंटक शब्द क्या है? निष्कंटक। कंटक किसका पर्याय है? काटेगा। और अपना मार्ग भी निष्कंटक हो सकता है, जीवन रूपी मार्ग। यदि आज अपन प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे तो। देखो बार बार कहता हूँ सर, जीवन बहुत बड़ा है। कहने को अपन ये कह सकते हैं, कई बार ये कहते हैं कि वही तो रही है, कमा लेंगे, क्या समस्या। कमाना, जीना और अपने सपनों को पूरा करते हुए जीना, दोनों बहुत अलग चीजें। विशेष रूप से लड़कियों के लिए कह रहा हूं, अब कह सकता हूं, क्योंकि वो हाँ, अब आप में मुझे कोई देवी दिखाई नहीं देती, ना माँ गौरी दिखाई दे रही है। वैसे हर दिन ही होना चाहिए। हाँ, अब मैं तो ये ऊपर ही था दिन से। तो मैं से कह रहा हूं सर कि आप ना, आप अपना सबल खुद बने, और किसी पुरुष का सहारा यदि नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि महिला के साथ एक समस्या है कि एक छोटी सी बात के लिए किसी पुरुष के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, या उसकी हामी जरूरी होती है। गलत बोल रहा हूं मैं? माँ अपने घर माँ होती है, माँ क्या पिताजी की अनुमति के बिना कुछ भी करती है? नहीं होती, नहीं करती। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, महिला के साथ एक समस्या और है, दहलीज बदलने के साथ ही उत्तराधिकारी बदल जाते हैं। एक दहलीज, एक ड्यूटी पार हुई, दूसरी ड्यूटी में प्रवेश किया, तो जो नियंत्रण है वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में आ जाता है। जब घर पे रहती है तो पिता का या बड़ा भाई का कहना मानती है, और जब उनके घर चली जाती है, उनका नाम थोड़ा देता है इसलिए कह रहा हूँ, जब उनके घर चली जाती है तो उनका कहना मानती है, उनके बड़े भाई का या उनके पिताजी का। गलत बोल रहा हूँ मैं? तो यदि आप खुद अपना सबल बनना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास ये स्वर्णिम अवसर है। जीवन के 3 महीने 4 महीने देकर ये सरकारी नौकरी रूपी मौका यदि भुना लेते हैं तो सौदा बुरा है, खरा सौदा। मेरे हिसाब से ये सौदा क्या है? खरा। फिर आगे आपकी इच्छा की बात है। और यही बात लड़कों के साथ भी लागू होती है। लड़कों के साथ समस्याएं फिर ज्यादा हैं, क्योंकि लड़कियां घर तो संभाल लेती हैं, लेकिन वो धन कहाँ से लाना है वो कई बार मूलतः जिम्मेदारी होती है किसी पुरुष की। तो यदि आप जीवन को फिर सुखमय बनाना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी नौकरी नहीं है सर, पैसा भी है, और साथ में आपके माता पिता के सपने भी हैं, और हम जिस समाज में रहते हैं उसकी अर्हता भी है। हम कहीं शहर में रहें तो वहाँ सरकारी नौकरी की वैल्यू नहीं है, लेकिन गांव में मेरे हिसाब से सफलता का एक ही पर्याय है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल सही कह रहे थे।
और बिया भी हो तो जाएगा, लेकिन आईडी कत्ता नहीं डटे, क्योंकि एक लड़की थोड़ी होती है, एक सपनों की पोटली भी होती है। जब वो घर से विदा होती है तो बहुत सारे सपने होते हैं। आप अपनी बहन का किसी ऐसे हाथ में दे दें जो किसी के लायक भी नहीं है, आप दे दें क्या? खुद पे लेके देखें, दे सकते हैं क्या? तो कोई अपनी बहन आपके हाथ में देगा, कोई पिता अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देगा, क्या सोच के देगा? बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार प्रयत्न जरूर करें, वरना तो कंटक तो होंगे ही होंगे। और कंटक किसका पर्याय है? और कंटक का तत्सम होता है शूल। क्या होता है? शूल। जैसे त्रिशूल, 3 कांटे। त्रिशूल किसके? किसकी त्रिशूल? शिव की। किसकी त्रिशूल? शिव की। देखो निष्कंटक में संधि पूछने पर तो विसर्ग संधि है, लेकिन निस उपसर्ग के साथ कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संधि पूछने पर तो विसर्ग संधि है, लेकिन निस उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि है, क्योंकि स बदल गया किसमें? श में। और यहाँ वो नियम जहां विसर्ग से पहले ही या वो, विसर्ग के बाद में कै पै फै मैं ख, तो विसर्ग बदलता है किसमें? ख। सत्व विसर्ग संधि। जैसे निष्प्राण। अब बताओ निष्प्राण का अर्थ क्या होता है? बिना प्राण के। और बिना और बाहर दोनों क्या है? अव्यय। तो समास अव्यय भाव समास हो जाएगा। अब बताओ निष्प्राण में कितने उपसर्ग हैं? 2। निस और प्र। मूल शब्द है आन। मूल शब्द क्या है? प्रेधन आन से प्राण बना। कौन सी संधि से? दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि। दीर्घ स्वर संधि भी है। दीर्घ स्वर संधि ये सब ए और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ। पहली वरीयता दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि विकल्प में ना हो तो व्यंजन संधि। फिर निस्दन प्राण से यदि निष्प्राण बना तो व्यंजन संधि का है, और संधि पूछने पर विसर्ग संधि है। नी है धन प्राण। जब प्राण शेष ही ना रहे तो निष्प्राण, प्राणों के बिना। जैसे और बताओ निष्कासन। निष्कासन संधि पूछने पर विसर्ग संधि है, निस उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि। अब जैसे संयोग का उदाहरण भी लें, निस्तेज। संधि पूछने पर तो विसर्ग संधि है, लेकिन उपसर्ग के साथ संयोग। निस्धन तेज, युवराज जी, तेज के बिना। अपन भी निस्तेज हो जाएंगे। सबके चेहरे पर एक अलग ही आभा होती है, और धीरे धीरे वो कर्मों के अनुसार बढ़ती भी है और घटती भी है। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें अपनी आभा को बढ़ाना है या घटाना है। एक और बता दो, निष्कर्ष। संधि पूछने पर विसर्ग संधि है और उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि। अगला उपसर्ग है दुर, और दुर के साथ ही दुस को भी ले सकते हैं आप। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन। धन्यवाद विकास सिंह। दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है जी? बुरा, विपरीत या कठिन। आप बताओ बुरा और कठिन होना विशेषता है क्या सर? तो समास कर्मधारय। दुर उपसर्ग हो और बुरा या कठिन का अर्थ भी हो तो समास कौन सा? क्योंकि उपसर्गों के साथ बातें कितनी हो सकती है? 3। नया शब्द बन जाएगा तो क्या कर्मधारय होगा? नहीं होगा, वो अर्थ भी होना चाहिए। जैसे दुर्जन, बताओ संधि है या संयोग है? उपसर्ग के साथ, उपसर्ग के साथ संयोग है। उपसर्ग के साथ क्या है? संधि पूछने पर विसर्ग संधि। दुर्जन का अर्थ क्या निकलता है? बुरे हैं जो जन, मेरे जैसे लोग। तो बताओ बुरे हैं जो जन विशेषता है क्या? तो समास संधि, विसर्ग संधि, उपसर्ग के साथ। जैसे दुर्दशा, जहां भी समझ में नहीं ये बता देना भाई। शब्द है दुर्दशा, बताओ संयोग, संधि पूछने पर विसर्ग संधि, और बुरी है दशा, तो बुरी होना क्या है? विशेषता, तो समास। जैसे दुर्व्यवहार, महत्वपूर्ण शब्द बहुत बार उपसर्ग और प्रत्यय में पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया है, स्टार रेटिंग वाला शब्द है।
दुर्व्यवहार। अब बताइए दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? 3। धन्यवाद नीलम जी। कितने उपसर्ग हैं जी? 3। देखिए एक बार इधर, यहां मूल शब्द है हार। मूल शब्द क्या है? और हार की बात कर चुके हैं अपन, पराजय और आभूषण। हार के 2 अर्थ हैं, एक पराजय है और एक क्या है? अरे समझ रहे हैं क्या? हार में अ उपसर्ग लगा और फिर भी उपसर्ग लगा और फिर दुरुपसर्ग लगा, तो शब्द क्या बना? देखो वी धन आव से बना व्यव और व्यव धन हार से बना व्यवहार। यहां तो संधि है, कौन सी? यण संधि। अरे वाह। और यहां क्या है? संयोग। और फिर यहां संयोग से दुर्धन व्यवहार से शब्द बनता है क्या? बुरा है जो व्यवहार, वो क्या है? दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार में संधि पूछने पर एक तो यण संधि है, एक विसर्ग संधि है। संधि पूछने पर यण संधि है। यण संधि तो जहां वी धन आव से व्यव बन रहा है, ठीक है। और विसर्ग संधि वहां जहां डू है धन व्यवहार से दुर्व्यवहार बन रहा है। रुत्व विसर्ग संधि। और उपसर्ग के साथ, वी उपसर्ग के साथ तो यण संधि है, अ उपसर्ग के साथ संयोग है और दुरुपसर्ग के साथ भी संयोग है। और दुर्व्यवहार का अर्थ होता है क्या? बुरा या कठिन। बुरा होना विशेषता है तो समास। दुराशा संधि या संयोग? दुरुपसर्ग के साथ संयोग, संधि पूछने पर विसर्ग संधि। दुराग्रह। अब बताओ कितने उपसर्ग हैं दुराग्रह में? 2। दुर और आ। मूल शब्द है ग्रह। ग्रह शब्द युग्म शब्दों में भी पूछा जाता है। ये तो ग्रह है और ये गृह है। ग्रह मतलब तो पिंड, आकाशीय पिंड है ना ग्रह। आप पढ़ते हैं ग्रह, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, बोनाग्रह। किसे कहते हैं बोनाग्रह? बताइए। धन्यवाद। कोई भी बता दो, इतनी बड़ी कक्षा है, कोई भी बता दो कि बोनाग्रह किसे कहते हैं। और यहां से फिर सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न जो आपके प्लेटो को अलग किया गया, ये नाम कह के ही अलग किया गया था। कब किया गया अलग? अरे यम ग्रह को अलग किया गया। क्यों अलग किया गया? बोना ग्रह कह के अलग किया गया। अब बता दो, ऐसे चुप मत रहो, बोना ग्रह किसे कहते हैं? वो ग्रह जो सूर्य के तो चारों ओर चक्कर काटता ही है, साथ में किसी अन्य ग्रहों का रास्ता भी काटता है, उसे कहते हैं क्या? बोना ग्रह। सूर्य के चक्कर चारों ओर तो चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, लेकिन वो ग्रह जो अन्य ग्रहों का रास्ता भी काटता है। खोल लो आदमी, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया गया बोना ग्रह। अब आप मुझे बता दीजिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? चलो कल बताना, मुझे कल बताना, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इनके टुकड़ों से, गैसों से गुरुत्वाकर्षण के साथ जुड़े रहते हैं। एरिस सेरिस, एरिस और सेरिस, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बहुत सारी बातें। अच्छा, दुराग्रह में कितने उपसर्ग हैं? 2। अगला उपसर्ग दुस, और दुस उपसर्ग का अर्थ भी होता है बुरा, विपरीत, कठिन। अब बताओ बुरा विपरीत का अर्थ हो, समास कौन सा हो? जैसे दुस्साहस। अब बताओ संधि या संयोग? दुस उपसर्ग के साथ तो संयोग, संधि पूछने पर विसर्ग संधि। दू है धन्य, सत पर विसर्ग संधि का वो नियम जहां विसर्ग के बाद में तय, थे और से आ गए। जैसे दुष्चरित्र, बुरा है जिसका चरित्र, उसे क्या कहेंगे? दुष्चरित्र। तो समास कौन सा? दुस उपसर्ग के साथ कौन सी संधि? व्यंजक संधि। संधि पूछने पर
विसर्ग संधि। जैसे दुष्परिणाम, ये शब्द भी बहुत बार उपसर्ग और प्रत्यय में पूछा जाता है। दुष्परिणाम में बताओ मूल शब्द क्या है? मान। मान में परिउपसर्ग, मान में परिउपसर्ग परिमाण, परिणाम या परिमाण, दुष्परिमाण। देखो गलत लिखा है मैंने, आपने देखा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, अरे वाह, धन्यवाद। तो दुष्परिणाम में मूल शब्द क्या है? अभी गलत लिख दिया। देखो अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बता पड़ा था, यहाँ देखो बोल ही दिया। अब तो सही है क्या? दुष्परिणाम। अब बताओ मूल शब्द क्या है? नाम। नाम में परिउपसर्ग लगता है, शब्द क्या बना? संधि से या संयोग से? संधि से, व्यंजन संधि से। जहां न बदलता है किसमें? न अनेमिक कब बदलता है? के प्रभाव। और फिर दुस उपसर्ग लगता है, क्या बनता है? फिर है दुष्पाच्य। अब बताओ दुष्पाच्य का अर्थ क्या होता है? जो कठिनता से बचे। गरिष्ठ भोजन के लिए एक शब्द आता है, क्या? दुष्पाच्य। चूरमा जो होता है गरिष्ठ भोजन होता है, आसानी से पचता नहीं है, बहुत सारा पानी मांगता है, बहुत सारी मेहनत मांगता है, फिर जाके पचता है। कई बार अपन शौक शौक से, चाव चाव से ज्यादा खा ले जाते। हाँ, वो भी ले सकते हो। तो दुष्पाच्य शब्द में कितने उपसर्ग है? एक। मूल शब्द पच, पच मतलब पचना, और ये प्रत्यय, ये क्या है? तो दुष्पाच्य शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। मूल शब्द पच, पच मतलब पचना, क्रिया। एक और बता दो, दुष्कर, बुरा है जो कर, संधि पूछने पर विसर्ग संधि, उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि। और समास क्यों? विशेषता है। जहां भी गुणवाचक विशेषण आए वहां तो कर्मधारी, और संख्यावाची आ जाएंगे वे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दो। कौन कौन से? वी और आ उपसर्ग संयोग से बना है। एक शब्द कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या योग। क्या लिखूं, क्या समझ रहे हैं? कुल का अर्थ है वंश या योग। आ उपसर्ग लगा आकुल, और आकुल में बी उपसर्ग लगा यण संधि से, शब्द क्या बना? व्याकुल। तो व्याकुल शब्द में कितने उपसर्ग? दो। मूल शब्द कुल और कूल युग्म शब्द भी है। कूल मतलब किनारा, और कुल मतलब वंश या योग, वंश या योग। अगला उदाहरण उपसर्ग कौन सा था? अब आ उपसर्ग के अधिकांश जो उदाहरण होंगे, अधिकांश वो संयोग से होंगे, और आ उपसर्ग का अर्थ होगा तकिया से, तो समास हो जाएगा यहां कौन सा? अव्ययी भाव समास। जैसे आ जानू बाहु, आ जानू बाहु, जानू में की मात्रा छोटी लिखना, आ जानू बाहु, क्योंकि जानू में की मात्रा बड़ी आती है तो होता है घुटना। जानू में की मात्रा बड़ी आती है तो क्या होता है? घुटना। और यही यदि नुक्ता चिन्ह लगता है तो वो हो जाती है प्राणों से प्यारा, जानोड़ी मिलगी रे, दिलवाड़ा मिलगी रे। ठीक है, हाँ यस सर। देखो तो आ जानू बाहु का अर्थ होता है जानू से बाहु तक, या बाहु से जानू तक, बाहु से जानू तक। जानू मतलब घुटना, जानू मतलब घुटना, जिनकी भुजाएं कहां तक लंबी है? घुटनों तक लंबी है, उसे क्या कहा गया? आजानु बाहु। तो आजानु बाहु में आ उपसर्ग तक का अर्थ दे रहा है क्या? अरे आजानु मतलब भुजाओं से घुटनों तक का अर्थ दे रहा है क्या? तो समास कौन सा? अव्ययी भाव। जैसे आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन रहने तक। आतंक में आ उपसर्ग कहां है सर? तंक का कोई अर्थ थोड़े है, हाँ
आगमन में है, सर आदर्श का आवेश में भी है, आदर्श में नहीं है, आदर्श में नहीं है, आवास में है, आसन आसन आजन्म में भी है, आसन आसन में भी है। अब रुक जाओ। वह अंतिम शब्द जिसके टुकड़े ना हो, उसका कोई अर्थ भी हो, यदि अर्थ नहीं है तो वो मूल शब्द नहीं है। आ उपसर्ग के बाद में अगला उपसर्ग कौन सा था? अधि। अधि उपसर्ग के अधिकांश उदाहरण जो होंगे या तो दीर्घ स्वर संधि से होंगे, या यण संधि से होंगे, या व्यंजन संधि से होंगे। देखो प्रथम शब्द की अंतिम ई आ रही है। ई कौन सी संधि में? दीर्घ स्वर संधि में, यण स्वर संधि में, या व्यंजन संधि में। जैसे कुछ एक उदाहरण लो संयोग का। अधिनियम शब्द क्या है? बताओ अधिनियम शब्द में कितने उपसर्ग है? 2, अधि और नि। मूल शब्द यम। यम के 2 अर्थ है। यम का अर्थ प्रहर भी है, यम का अर्थ यमराज भी है। ठीक है। यम में नि उपसर्ग लगा, संधि से या संयोग से? शब्द बना नियम। नियम में अधि उपसर्ग लगा, क्या बना? अधिनियम। अधिनियम किसे कहते हैं? कानून को। वह जो संसद द्वारा पारित हो, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए और राष्ट्रपति द्वारा उसके क्या हो जाए? हस्ताक्षर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। जैसे अध्यादेश। अध्यादेश में कितने उपसर्ग? 2। अधि आ मूल शब्द है देश। देश में आ उपसर्ग लगा, आदेश, और आदेश में अधि उपसर्ग लगा, क्या बना? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास भी है और राज्यपाल जी के पास भी है। एक संविधान का अनुच्छेद 123, एक संविधान का अनुच्छेद 213 एक राष्ट्रपति जी से जुड़ता है, एक राज्यपाल जी से जुड़ता है, और यही ये 6 सप्ताह तक लागू रह सकते हैं। संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक या 1.5 महीने तक। 42 दिन अंतिम। धन्यवाद। 42 दिन। अगला उदाहरण देखो। अधिकार संधि या संयोग? अधि उपसर्ग का अगला उदाहरण अधिकार संधि या संयोग? संयोग। अधीश। अधीश संधि या संयोग? संधि। दीर्घ स्वर संधि। अधिदन ईश से बना अधीश, तो संधि या संयोग? अध्यक्ष संधि या संयोग? संधि। कौन सी संधि? यण संधि। अधिदन अक्ष से बना क्या? अध्यक्ष। अधिष्ठता, इसमें तो प्रत्यय भी है, व्यंजन संधि भी है। थ बदला है ठ में, श बदला है श में, और ता प्रत्यय है। और जीवन में हमेशा याद रखना, ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। ता प्रत्यय जहां कहीं भी आ जाए वहां संज्ञा कौन सी होगी? मतलब कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ता प्रत्यय के साथ संज्ञा कौन सी? भाववाचक। अगला उदाहरण उपसर्ग। अभि उपसर्ग के अधिकांश उदाहरण या तो संयोग से, या दीर्घ स्वर संधि से, या व्यंजन संधि से, यण संधि से भी हैं। जैसे अभ्यास। बताओ संधि या संयोग? संधि। अभिधन आस। अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कितने उपसर्ग हैं? अभ्यागत शब्द में कितने उपसर्ग? अभि और मूल शब्द गत। अभ्युदय कौन सी संधि? अभ्युदय शब्द में बताइए कौन सी संधि? यण संधि। अभिनव उदय से बना अभ्युदय। फिर बताओ अभिनव संधि है या संयोग है? संयोग। अभिनव में संधि है या संयोग है? संयोग। जैसे फिर देखो अभिमान संधि या संयोग? संयोग। अभिसार। अभिसार कहते हैं संसर्ग को। अभिसार किसे कहते हैं? संसर्ग को। तो अभिसार में संधि या संयोग? संयोग। अगला उपसर्ग। अति उपसर्ग के जितने भी उदाहरण होंगे, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, संयोग या व्यंजन संधि। देखो अतिक्रमण। अतिक्रमण में कितने उपसर्ग हैं? 1। प्रत्यय कितने? 1। न बदला किसमें? किसके प्रभाव से? रे। रे जो पदेन रे आ रहा है, क्रम में जो पदेन रे है, तो क्रम धन न से क्या बनता है? क्रमण। और क्रमण में अति उपसर्ग लगता है, क्या बनता है?
अतिक्रमण। तो अतिक्रमण में कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय? जैसे एक शब्द बहुत बार यहां से शुद्ध अशुद्ध का पूछा गया, जरूर लिखना अतिशयोक्ति। जिसे हम बोलते हैं क्या? अतिशयोक्ति। जिसे बोलते क्या है? अतिशयोक्ति बोलते हैं। बोलते क्या है? अतिशयोक्ति बोलते हैं। और शब्द होता है अतिशयोक्ति। अतिशय धन उक्ति, इससे बनता है क्या? अतिशयोक्ति। और हम बोलते हैं क्या? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहते किसे है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। जैसे नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। या पद्मिनी का वो वर्णन देखो जिसके कंठ से पानी दिखता था, ऐसे कहते हैं कंठ से पानी। अब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही तो है, कंठ से पानी दिखता होगा तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत भी दिखती होगी। और कंठ ही पानी क्यों भी तो थायराइड ग्रंथि भी दिखती होगी। ठीक है। और ये तो बाहरी आवरण है, यदि अपन अपने शरीर को खुद देख लेंगे तो खुद से खुद को नफरत हो जाए। यहां एक रस आता है जिसे बोलते हैं विभत्स रस। जला कटा देख सकते हैं क्या अपन? जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, ट्रक उसके ऊपर से चला गया हो, इधर छोटी आंत निकल के बाहर आ गई हो, इधर बड़ी आंत आ गई, तो देख सकते हैं क्या? हाँ, तो वहां जो रस